एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि नरुला लिमिटेड ने प्रॉफिट अर्न किया है 2 लाख आफ्टर चार्जिंग और क्रेडिटिंग फॉलोइंग आइटम्स। मतलब कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका बना, उसमें आपने कुछ आइटम्स हैं, इन सभी को करने के बाद कंसीडर आपका प्रॉफिट आ रहा है 2 लाख। साथ में कुछ डिटेल्स दी है बैलेंस शीट की। आपको यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन को लेते हुए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो, आपको पता है कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सा प्रॉफिट लेते हो। आप लेते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। आप ये वाला प्रॉफिट लेते हो। तो इस प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको दिया हुआ कौन सा प्रॉफिट है? आपको दिया हुआ है वो प्रॉफिट जो आप बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हो। सबसे पहले आप समझो कि क्या प्रोसीजर है। आपके पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट आता है, आप जब सारे खर्चे माइनस कर देते हो, जीपी में से सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो आपका प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट को हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से अगर आपका कोई बोरोइंग्स पे आपको इंटरेस्ट का खर्चा करना है, इंटरेस्ट देना है, तो आप उसको लेस करते हो। वो आता है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद आप टैक्स को लेस करते हो, प्रोविजन फॉर टैक्स को लेस करते हो। उसके बाद जो आपका आता है वो आता है नेट प्रॉफिट, और उस नेट प्रॉफिट को आप डिवाइड करते हो। अब यहाँ पर आप एप्रोप्रिएशन करते हो, कुछ डिविडेंड देते हो अपने शेयर होल्डर्स को, कुछ आप ट्रांसफर करते हो अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस में। उसके बाद का जो बैलेंस है वो आपकी बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाता है एज अ बैलेंस फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा, और कोई और ऑर्गेनाइजेशन है तो बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही होता है ना। तो आपके पास जो एंड में ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो एंड में प्रॉफिट जा रहा है, वो आपको बैलेंस शीट से मिल रहा है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दी जाएगी सिर्फ बैलेंस शीट। तो यहाँ पर आपके पास जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट आया है वो आपके पास है। तो आपको इस प्रॉफिट से पहुंचना कहां पर है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब है इस स्टेप पर पहुंचना है। यहां से आपको इस स्टेप पर पहुंचना है। तो यहाँ पर देखो, इसके बीच में आपने क्या क्या प्लस और माइनस किया है। तो अगर आपको यहां से यहां तक पहुंचना है, तो आपने जो आइटम माइनस किए हैं वो वापस ऐड करने होंगे, और जो लेस किए हैं, सॉरी, जो ऐड किए हैं वो लेस करने होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आपने प्रॉफिट प्रॉफिट है आपके पास 2 लाख, और इंफॉर्मेशन में आप ध्यान से देखो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या है? आपने जो इनकम, आपने जो इस साल प्रॉफिट अर्न किया, उस प्रॉफिट पर जो आपको टैक्स जमा करना है, अभी आपने टैक्स जमा नहीं किया है, आपने सिर्फ कैलकुलेशन किया, उसका प्रोविजन बनाया है, जो कि आप टैक्स आगे 31 मार्च के बाद जमा करोगे। 31 मार्च 2022 के बाद उसको जमा करोगे। इस साल का, जिस साल का आपका प्रॉफिट है, उसी साल में आपने जमा नहीं किया। तो यहाँ पर वो आपने एक सिर्फ प्रोविजन बनाया है, आपने कैलकुलेशन की है, जमा नहीं किया। तो जब प्रोविजन बनाया है, कैश का आउटफ्लो हुआ ही नहीं, तो हम इसको ऐड करेंगे। प्रॉफिट में से अभी वो घटेगा ही नहीं, तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, तो ये ऐड हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। उसके बाद आपने क्या किया? कुछ प्रॉफिट रिजर्व्स में ट्रांसफर किए, कुछ प्रॉफिट रिजर्व्स में ट्रांसफर किए 20,000 रुपए। तो ये भी आप ऐड बैक कर दोगे, तभी तो आप इस बैलेंस से यहाँ पर पहुंचोगे। तो यहाँ पर आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट आपको चाहिए वो मिलेगा। कैसे मिलेगा? इसको ऐड कर दो। जनरल रिजर्व में भी आपने प्रॉफिट का एक पार्ट ट्रांसफर कर दिया था, तो वापिस इसको लेकर आओ, ऐड करो, तो 2,60,000 हो जाएगा। अब आपके पास वो प्रॉफिट आ गया, जो हमने नोट नंबर 1 लिखते हैं यहाँ पर, कि नोट नंबर 1 से हमने ये प्रॉफिट पिक किया है। तो उसका मतलब ही यही है, कुछ आपने एडजस्टमेंट्स की हैं जो आपको करनी थी, जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। उसके लिए आपने नोट नंबर 1 बना दिया। ऐसे बनाना बहुत जरूरी है। आप डायरेक्टली यहाँ पर प्लस माइनस करके नहीं दिखाओगे। ये जो आपने फिगर निकाली है 2 लाख से 2,60,000, उसके लिए आपको नोट नंबर 1 इस तरह से बनाना ही है। अब 2,60,000 का आपका प्रॉफिट आ गया।
अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको एडजस्टमेंट्स करनी है सारी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम से रिलेटेड, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ये डेप्रिसिएशन अगर आपने खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट में से माइनस किया तो ये नॉन कैश आइटम है, आपको इसके लिए कैश की पेमेंट नहीं करनी पड़ती। आपकी कोई एसेट थी, वो आपकी यूज की वजह से वो डेप्रिशिएट हो गई है, डैमेज हो गई है थोड़ी बहुत, तो जैसे जैसे टाइम के साथ हम यूज करते हैं उसकी वैल्यू घटती है ना, वही डेप्रिसिएशन है, उसके लिए आपका कैश का कोई आउटफ्लो नहीं हुआ, तो 25,000 आप वापस ऐड करोगे। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को देखेंगे, कैश से रिलेटेड आपका प्रॉफिट या लॉस जो हुआ है उसको देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, आपने कोई फर्नीचर था उसको 3,000 नुकसान में बेचा। मान लो आपका कोई फर्नीचर 20,000 रुपए का था, उसे आपने 17,000 में बेचा, तो यहाँ पर आपके पास इनफ्लो तो जरूर आ रहा है। कितने का आ रहा है? फर्नीचर आपका 20,000 था, आपको कैश मिल रहा है 17,000, तो 17,000 का कैश का इनफ्लो आ रहा है, 3,000 का नुकसान हो रहा है, उससे कैश फ्लो स्टेटमेंट को कोई मतलब नहीं है, आप उसको यहाँ पर नहीं लिखोगे। ये आपको नुकसान हुआ है जिसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे, यहाँ पर आपका ये कवर नहीं होगा। हाँ, जहां आपने ये सेल ऑफ फर्नीचर का ये जो आइटम है, जहां पर आपको सेल प्रोसीड्स लिखनी है, वो कहाँ लिखी जाएगी? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखा जाएगा। ये फर्नीचर आपने बेचा तो आपको जो सेल प्राइस मिली 17,000, वो वहां पर शो किया जाएगा। कहां पर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये यहाँ पर आपका नहीं आएगा, तो वापस ऐड कर दो 3,000 रुपए। अमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट, अमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट का मतलब है आपने कोई खर्चा आपने लमसम करा और बहुत ज्यादा अमाउंट का, मान लो 40,000 का आपने खर्चा किया और 40,000 का डेवलपमेंट कॉस्ट पर करा। कोई आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका डेवलपमेंट कॉस्ट का कोई आपने खर्चा किया 40,000 का, जिससे आप आने वाले 5 सालों में बेनिफिट ले सकते हो, या 5 साल में उस खर्चे को आप धीरे धीरे कर करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो। तो ये 8,000 का खर्चा आज की डेट में आपको खर्चा नहीं हुआ। जब आपने लमसम कभी पेमेंट की 40,000 की, या जो भी अमाउंट थी मैक्सिमम, जो भी आपने एक ही बार में पेमेंट की, वो उस टाइम पर आपका कैश का आउटफ्लो हुआ। अब तो आप उस खर्चे को धीरे धीरे आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो। तो ये जो आपने राइट ऑफ किया है, अमोर्टाइजेशन का मतलब है राइटिंग ऑफ, राइट ऑफ ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट रिटर्न ऑफ। तो ये आप अपने खर्चे को राइट ऑफ कर रहे हो, कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा, तो हम इसको ऐड करेंगे। जब भी आप कोई खर्चा है उसको राइट ऑफ करते हो, गुडविल राइट ऑफ करते हो, कुछ भी करते हो, उससे आपका कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा, तो हम उसको यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। इसके बाद आपका है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप सोच के बताओ कि ऐड होगा या नहीं होगा या लेस होगा। हम इसको ऐड करेंगे, क्योंकि ये आपने सिर्फ प्रोविजन किया है कि आपको लगता है कि इतना पैसा डूब सकता है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एक्चुअल में आपको डेटर से पेमेंट का आपको पता ही नहीं है कि पूरा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब एक्चुअल ऐसा हुआ नहीं है, बैड डेट्स हुए नहीं है, तो हम इसको एज अननेसेसरली हम ये नहीं मानेंगे कि आपका आउटफ्लो हुआ है। तो सिर्फ आपने एक इमरजेंसी का प्रोविजन बनाया है कि मुझे इतना डाउटफुल डेट्स हो सकते हैं, मुझे इतने बैड डेट्स हो सकते हैं। एक्चुअल में आपका आउटफ्लो नहीं है, आपने सिर्फ अपना एक खर्चा बुक किया है, तो हम इसको ऐड करेंगे। ये नॉन कैश आइटम है। इसके बाद आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपने कर लिया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कर लिया। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, अब गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्या है? आपने कोई मशीनरी थी उसको बेचा, कितने में? 9,000 प्रॉफिट में बेचा। अब मान लो आपकी 1 लाख की मशीनरी थी और आपने उसको 1,09,000 में बेचा। 1 लाख की मशीनरी को 1,09,000 में बेचा, तो कैश का इनफ्लो तो हो रहा है, 1,09,000 आपको मिल रहे हैं, लेकिन वो कहाँ लिखोगे आप? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखोगे आप 1,09,000।
9,000 का आपको गेन हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप उसको कंसीडर नहीं करोगे, लेस करोगे आप इसको 9,000 को। सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि कैश मिला कितना। अलग-अलग नहीं करोगे कि गेन इतना हुआ, लॉस उतना हुआ। नहीं, ना तो आपको गेन से मतलब है, ना ही आपको लॉस से मतलब है। आपको देखना है कि आपको कैश मिल कितना रहा है। टोटल लमसम कैश मिल कितना रहा है। 1,09,000 अगर आपको कैश मिला है मशीनरी को बेच करके, तो वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। सेल प्रोसीड्स ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1,09,000। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ तक हमने कवर कर लिया। अब ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, नॉन कैश आइटम्स और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को कवर करने के बाद, ये आपका क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ये क्या है आपका? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। क्यों है? क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इसलिए है क्योंकि ये दोनों आइटम आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कवर होंगी। फिर भी ये दो चीजें नहीं लिखोगे, आप इनकी सेल प्रोसीड्स को लिखोगे। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? तो अब इन दोनों का नेट इफेक्ट देखो। जो प्लस होने वाले हैं वो है 38,400 और जो माइनस होने वाले हैं वो 9,000। अल्टीमेटली इन दोनों को प्लस माइनस करोगे तो आपके पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 2,89,400। अभी आप एंड तक नहीं पहुंचे हो। ये आपका वर्किंग कैपिटल को चेंजेस में जो चेंजेस आए हैं उससे पहले वाली कंडीशन है, उससे पहले वाला आपका प्रॉफिट है। अब आपको चेक करना है कि आपने जो बिजनेस किया उसकी वजह से आपके डेटर्स, क्रेडिटर्स या कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन सब में क्या चेंजेस है। क्योंकि जब आप बिजनेस करते हो तो आपके डेटर्स बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, या क्रेडिटर्स बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। तो वो चेंजेस क्यों आए? क्योंकि आपने परचेज सेल उधार में की। तो उधार में करते तो हम क्या करते हैं, एक तरह से लोन लेते और देते हैं। समझो। अब यहाँ पर देखो, ये है आपका 31 मार्च 2021। ये आपका क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2021 का बैलेंस। और ये आपका है 31 मार्च 2022 की बैलेंस। ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया। तो ओपनिंग और क्लोजिंग का दोनों का डिफरेंस आपको देखना है। यहाँ पर ओपनिंग में ट्रेड रिसीवेबल्स 90,000 थे, क्लोजिंग में 1,00,000 हो गए, तो इसका मतलब 10,000 से बढ़ गए। और ये आपकी करंट एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, जो कि आपकी करंट एसेट है। करंट एसेट आपकी 10,000 से बढ़ गई। तो करंट एसेट अगर बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, 10,000 से आपकी बढ़ रही है, तो एक तरह से आपने एसेट परचेज किया। आप ये मान के चलो, आपने एसेट परचेज की। एसेट परचेज की तो हमारा क्या होता है, आउटफ्लो होता है ना। आउटफ्लो होता है तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आप ये समझो, अगर एसेट बढ़ रही है तो आपका आउटफ्लो होगा, होगा ना। एसेट बढ़ रही है, आपने किसी को उधार में सामान बेचा, तो एक तरह से आपको उससे पेमेंट नहीं मिली। उससे पेमेंट नहीं मिली तो आपने उसको क्या दिया, लोन दिया। आप किसी भी तरह से समझो, या तो आप ये समझो कि आपके डेटर को आपने जो सामान उधार में बेचा उससे पेमेंट नहीं आई, तो आपने उसको एक तरह से लोन दिया है कि ठीक है बाद में पेमेंट कर देना। या आप ये मान के चलते हो आपने डेटर नाम का एक एसेट परचेज की है, डेटर नाम की एक एसेट परचेज की है 10,000 की, और उसको परचेज करने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ी 10,000 की। तो आउटफ्लो कितना हुआ, 10,000 का। तो 10,000 आपका माइनस होगा। इसी तरह से ट्रेड पेबल्स आपके शुरू में ओपनिंग 41,000 थे, क्लोजिंग कितने हो गए, 60,000। अब ये करंट लाइबिलिटीज है, ये क्रेडिटर्स हैं आपके। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है। तो यहाँ पर 41,000 से 60,000 हो गए। तो कितने से बढ़ गए, 19,000 से बढ़ गए। लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है, इसका मतलब आपने उसकी पेमेंट नहीं की। लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि आपने किसी से पैसा उधार लिया। यही है ना, लाइबिलिटी कब बढ़ती है, जब आप किसी से पैसा उधार लेते हो, आपके पास पैसा आएगा। जब आप किसी से उधार लोगे तभी तो इनफ्लो होगा। इनफ्लो हुआ तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, या इसको दूसरी तरह से समझो कि अगर आपने सामान उधार में खरीदा, आपने सामान उधार में खरीदा, तो यहाँ पर उधार में खरीदने से आपने पेमेंट नहीं की। पेमेंट नहीं की तो एक तरह से आपने जिससे सामान खरीदा उससे लोन लिया कि मैं आपको बाद में पेमेंट करूंगा। तो बाद में पेमेंट करने का मतलब क्या है, एक तरह से आपने उधार लिया। उधार लिया, उधार लिया मतलब पैसा आपके पास आया।
तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स आपका ऐड होगा। समझ में आ गया? जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी, इसका मतलब आपके पास पैसा आ रहा है, आपने किसी से उधार में पैसा लिया। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को देखो, शुरू में 5,000 थे, एंड में जाकर के 1,000 हुआ। तो 4,000 से आपकी करंट लायबिलिटी घट गई। लायबिलिटी घटना मतलब आपने उसकी पेमेंट कर दी। लायबिलिटी कब घटती है? जब आप उसको पेमेंट कर देते हो। पेमेंट करना मतलब आउटफ्लो होना। तो आपने कैश में पेमेंट की तो आप लेस करोगे, आउटफ्लो हो रहा है 4,000 का। प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपनिंग कुछ नहीं है, क्लोजिंग में 2,000 है। तो 2,000 से आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ गए। किसी को आपने एडवांस में पेमेंट कर दी, उसकी सर्विसेज ली नहीं और एडवांस पेमेंट कर दी। एक तरह से एडवांस पेमेंट की है। एडवांस पेमेंट एक तरह से क्या है? आपने किसी को उधार दिया है। आपने किसी को उधार दिया, पेमेंट की है, एडवांस पेमेंट, तो क्या होगा? आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो होगा तो हम लेस करेंगे। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस करो 2,000। अब जो प्लस होने वाला है नेट, उसको करो 19,000, और जो माइनस होने वाले हैं उनका नेट आप लिखो 16,000 आउटर कॉलम में। अब जो आपके पास आएगा प्लस माइनस करके, वो आएगा 2,92,400 कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी भी ये आपका फाइनल अमाउंट नहीं आया है। आपका ये फाइनल कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं हुआ है। जब आप इसमें जो ड्यूरिंग द ईयर आपने जो टैक्स पे किया, पिछले साल का जो टैक्स आपने पे किया, उसको आप माइनस करोगे। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं, प्लस माइनस करोगे। उसके बाद आपका आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसे आप फाइनली आउटर कॉलम में लिखते हो। तो अभी आप सिर्फ यहीं तक पहुंचो, इस स्टेप तक पहुंचो। इसके बाद भी अभी 2 स्टेप बाकी हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। हम स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्वेश्चन में बेसिक से एडवांस लेवल पे बढ़ते जा रहे हैं। यही मुझे इस बुक की खासियत लगती है कि ये एक-एक चीज को कवर करते हुए आगे लेता है, आगे बढ़ता है। तो गुड बाय एंड टेक केयर। अपनी प्रैक्टिस जारी रखना, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना।